नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है और हम देख रहे हैं हमारा रोज़ का कार्यक्रम खर्चा पानी। खर्चा पानी यानी हमारी अर्थव्यवस्था और आर्थिक जगत से जुड़ी सबसे ज़रूरी और बहस तलब खबरों का एक समुच्चय, उन पर बातचीत, उन पर बहस। वो खबरें जो हमारे और आपके बटुए में रखे पैसों को निर्धारित करती हैं। कल को वो पैसा कितना बचेगा, कहाँ खर्च हो जाएगा या हमें कहाँ खर्च करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करते हैं इस शो में। और आज जिस लाइनअप पर हम बातचीत करने वाले हैं वो लाइनअप कुछ ऐसा है कि पहली खबर हमारी जुड़ी हुई है पेट्रोल प्राइसेस को लेकर। पेट्रोल डीजल प्राइसेस को लेकर हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री जो हैं उनका एक बयान आया है। उनके बयान को हम थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उस पर थोड़ी बहस होगी, उस पर हम देखेंगे। और दूसरा आज का टॉपिक है LIC का IPO, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे बीच आई है और हम उस पर बातचीत करेंगे। और इन खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट सिद्धार्थ ज़रावी। नमस्कार। नमस्ते, स्वागत है खर्चा पानी में। आप बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल है, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। तो सिद्धार्थ, हम लोग पेट्रोल प्राइसेस पे और जो हरदीप सिंह पुरी के सेंट्रल पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनका बयान जो है उस पर डिस्कशन करेंगे और LIC के IPO पर जो अपडेट्स आ रहे हैं भिन्न भिन्न खबरों के माध्यम से उस पर थोड़ी बातचीत। पहली खबर, पेट्रोल तेल का खेल। हाँ। तो हरदीप सिंह पुरी ने PTI को दिए अपने इंटरव्यू में कुछ चीज़ें कही हैं और GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ये बात थोड़ी सी वैसी भी हो रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार, पूछा PTI ने कि, तो उनका जवाब था कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हम पेट्रोल का दाम कम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ बट हम कम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि राज्य ऐसा नहीं चाहते हैं। राज्य नहीं चाहते हैं कि GST में आए। हर चाहत पूरी नहीं होती है, हर चाहत पूरी नहीं होती है, चाहे वो सरकार की चाहत हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति आम आदमी की चाहत हो। नहीं, ये जो विषय आपने बड़ा अच्छा छेड़ा है और इसको मैं तेल का खेल कहता हूँ, क्योंकि खेल ही हो रहा है एक प्रकार से आम आदमी के साथ। और खासकर जो एक ऐसा जन सामान्य है जिसकी जीवनी में से, जिसके खर्चे में मोटरसाइकिल, स्कूटर, छोटी गाड़ी का खर्चा है। देखिए, जो बड़े 2-2, 3-3 गाड़ी वाले हैं उनकी तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ठीक है वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट एक बहुत बड़ा तबका है जिसके लिए महीने में 500-1000 रुपये की अगर फेरी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए तेल के खेल में खर्चे पे, तो पानी निकल जाता है। और ये फैक्ट है, जैसे बिजली बिल भी 500 रुपया इधर उधर हो जाए तो बहुत एक बड़ा इशू है। तो उस तबके के लिए बहुत बड़ा विषय, और ये पूरी हमारी इकोनॉमी का विषय है। मतलब एक आंकड़ा दे के आप अगली बात पे जा सकते हैं कि अगर आप एवरेज ले लें, एवरेज, क्योंकि बदलता रहता है और इस शो पे कई बार चर्चा हो चुकी है इस विषय पे, आधे से ज़्यादा 55-57% अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट लेवल कर हैं। 55% करीब हर लीटर जो कंज्यूमर देता है तेल के लिए वो टैक्सेस में जाता है, केंद्र के टैक्सेस और सेंट्रल टैक्सेस में। तो तेल के दाम का लगभग आधा हिस्सा टैक्स दे रहे हैं, आधे से अधिक हिस्सा टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल। अब देख लीजिए, अब जब इतना ज़्यादा है और कोई बहुत बड़ी इकॉनमी जिसे हम कहते हैं ग्लोबली अगर कंपेयर करें, तो इंडिया की टैक्सेशन शायद हाईएस्ट है हमारे जैसी इकॉनमीज में से। 1-2 देश हैं जो थोड़ा इससे ज़्यादा लगाते हैं डीजल पे, फ़र्ज़ करिए। उसके पीछे मंशा उनकी क्या है यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि डीजल को पोल्यूटिंग फ्यूल मान के उस पर ज़्यादा लगाते हैं ताकि लोग डीजल को प्रेफर ना करें। बट ओवरऑल जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है, और इकोनॉमी यानी जनसंख्या जितनी बड़ी है, उसके आधार पे हमारी जो रेट्स हैं, जो कर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि राज्य नहीं लाना चाह रहे हैं, ये राज्यों के पाले में गेंद डाली है उन्होंने कि GST में नहीं चाह रहे हैं। GST काउंसिल का स्ट्रक्चर जो है सिद्धार्थ, GST काउंसिल का स्ट्रक्चर अब थोड़ा डामाडोल है। 3-4 साल पहले जो GST काउंसिल थी वो अलग थी। अब इस समय जो अगर पॉलिटिकल सेटअप को लेकर चले कंट्री के, तो गैर BJP शासित राज्य उसमें ज़्यादा हैं। तो हरदीप सिंह पुरी क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? एक बार देखिए, पहली बात तो कि जो केंद्र के तेल मंत्री हैं वो खुद अपने स्टेट्स को भी ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि राज्य तो BJP के भी हैं, राज्य नॉन BJP भी हैं। काउंसिल में तो दबदबा, और काउंसिल की जो फंक्शनिंग है GST काउंसिल की, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आपको पता है कि एक एक्ट के द्वारा संसद ने एक पूरा कानून पास किया, उसके आधार पे है।
और वहाँ एक प्रथा चली है कंसेंसस की, यानी बहुत सारे ऐसे बहुत बैठकें हुई हैं जीएसटी काउंसिल की, जिसमें ये प्रयास किया गया है कि पॉलिटिक्स के आधार पे नहीं बट कंसेंसस हो। कई जटिल मसले होते हैं, बट तेल को लेके जो बैकड्रॉप हमें याद करना पड़ेगा कि ये जो अभी सारी इसका बैकड्रॉप ये है कि जीएसटी काउंसिल ने अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें इस विषय को उठाया और कहा, मिलके एक प्रकार से प्रस्ताव पारित किया कि इस समय पे ये संभव नहीं है करना। इसके पीछे कारण क्या था कि आपको ध्यान होगा कि कर्नाटका हाईकोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन आई थी कि इस विषय को, बढ़ते दामों को जीएसटी काउंसिल द्वारा क्यों नहीं इस विषय को उठाया जा रहा है। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि जीएसटी काउंसिल ने खाना पूर्ति कर दी। कोर्ट ने बोला, हमने विषय को डिस्कस किया और हमने तय किया कि अभी संभव नहीं है, तो कोर्ट की भी एक प्रकार से अवहेलना नहीं हुई और दूसरी तरफ से आपने पब्लिक को भी बताया। पर सवाल ये उठता है कि जीएसटी कब आया? जीएसटी अभी थोड़ी आया है, तो इतने साल से क्या कर रहे थे? कोर्ट के लिए क्यों इंतजार करना पड़ा केंद्र और राज्यों को? और इसमें दोनों दोषी हैं। जो ये बार बार हमने कहा है कि इतना खर्चा है सरकारी तंत्र का, अपने आप पर इतना बड़ा, खुद मंत्रालय चलाने के कितने खर्चे हैं, तो ये कहां से कम करेंगे? और दूसरी तरफ रेवेन्यू घट गया, पैंडेमिक। और मैं आपको एक बात बताऊं, मौका तब था जब जीएसटी आया, पहले साल में ला देते। अब क्या हुआ? अब अगर आप इसको केवल इकोनॉमिक्स के बेसिस पे डिस्कस करें तो मुझे बताइए कि जब कोविड आया, जब सारी इकोनॉमी, स्टेट्स और सेंटर, पूरे कंट्री की इकोनॉमी ठप हो गई, जब कर जीरो हो गया, आपको ध्यान में होगा, उस टाइम पे आप कोई स्टेट मानेगा कि मेरा एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स मैं सरेंडर कर दूं? और जबकि टाइमिंग गलत है, जबकि जीएसटी रिफंड को लेकर इतना झगड़ा ऑलरेडी चल ही रहा है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिया। जब ये स्थिति हो रही है तो कैसे संभव है भाई? सवाल ही नहीं है। तो जैसे ये हुआ था, आपको ध्यान में होगा कि कई काफी चर्चा हुई कि जी वो आ गया आ गया आ गया आ गया। शायद आपके ही शो पे मैंने पहले ये कहा कि मुझे नहीं संभव लगता कि जीएसटी काउंसिल में आने वाले। ये एक प्रकार से खाना पूर्ति वाली एक्सरसाइज है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था अगर जेन्युइन सीरियस स्टडी करनी है तो मैं बताऊंगा किस दिन संकेत मिलेगा कि जीएसटी काउंसिल वाकई में सीरियस है। आप देखिए, उसमें एक प्रथा है, जब भी कोई ऐसे सीरियस इशू पे या तो एक टास्क फोर्स बनता है या कुछ मंत्री, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी है, उसमें से एक छोटा सब ग्रुप बनता है और वो इस पे चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज 2021 में अगर आपको तेल को लाना है जीएसटी के अंतर्गत, तो हमें किस रेट पे लाना पड़ेगा? क्या टैक्सेशन रेट होगी? क्या 16% होगी? अगर 16% हुई, और ये बड़ा सिंपल आंकड़ा है, आज हम मानते हैं कि 55% एवरेज है, स्टेट या सेंटर ले रहा है वो भूल जाइए, आपकी मेरी जेब से 50, 55, 57, 58, महाराष्ट्र मुंबई में शायद आधा टका ज्यादा, कहीं बिहार में शायद आधा टका कम, इस टाइप का कुछ होगा, इतनी फर्क होगी। ये तो आपके मेरे जेब से, हमारे दर्शकों की जेब से जा रहा है। अब अगर ये टैक्स है, सब मिला के टैक्सेस का एक टैक्स मानते हैं, फ्यूल टैक्स मान लीजिए, अगर ये 16 पे आएगा तो जो गैप होगी वो कौन भरेगा? 39-40% की। तो अगर वो भरनी है तो क्या, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा हूं आज सवाल आपके शो पे, ये 40% यानी दूसरे आइटम पे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है। ठीक है, या आपको कुछ और करना पड़ेगा? जिन आइटम्स पे अभी टैक्स नहीं है मान लीजिए, और ये इसी बैठक में हमने देखा बहुत सारे आइटम्स में टैक्स बढ़ाया है, यानी जो कोविड रिलेटेड मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन को लेके कुछ, जैसे एक प्रकार से कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग हैं, वो किए गए। तो ये जो गैप आएगी ये कैसे पूरी किया जाए? इसलिए स्टडी जरूरी है। स्टडी ये बताती है कि ठीक है, अगर आपको ये स्टेप लेना है तो ये 5 साल में आपको ऐसे करना पड़ेगा, शायद 5% करके एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको बाकी आइटम्स पे थोड़ा थोड़ा टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा, आपको ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी समस्या है कि टैक्स इवेजन, लोग नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि जीएसटी ना देना पड़े, इनकम टैक्स ना देना पड़े,
और वो जो नेट है उसको कसा जा रहा है लगातार। कंज्यूमर तो टैक्स पे ही करता है ना सर, कंज्यूमर टैक्स कर रहा है। हम बात कर रहे हैं, हम 2 रुपए का बिस्कुट लेंगे तब भी हम टैक्स देते ही हैं। हम तो करें, बट हम उद्योग के लेवल पे बात करें। अच्छा। आपने इतनी सारी प्रेस रिलीजेस देखी होंगी जब आती रहती हैं कि जी जीएसटी में छापामारी की गई, फला फला पकड़े गए, इतना अंडर रिपोर्टिंग है। एक शब्द है अंडर इनवॉइसिंग, यानी बिल ही नहीं दिखाई, बिल को कम वैल्यू पे दिखाया, कच्ची बिल दिखा ये दी। होता भी है हम लोगों के साथ, बाजारों में बाजारों में होता है कि साहब बिल मत लीजिए तो जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी माफ कर देंगे। तो ये है, तो इसको लेके एक सीरियस स्टडी होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं जो अभी ये एक्सरसाइज हुई थी, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एकदम से कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट के लिहाज में हाँ जी हमने कर दिया, खाना पूर्ति हुई 10 मिनट में, रफा दफा। और सबसे बड़ी आखिरी बात जो इस विषय पे मेरी तरफ से विडंबना जी, कि आपने कह दिया हो नहीं सकता ना, तो कब होगा इसकी डेट भी तो नहीं आई। 4.5 साल जीएसटी आए हो चुके हैं, अब कब आएगा? आप समझ रहे हैं इसमें कितना एक प्रकार से घातक परिणाम निकला है कि आपने फाइल बंद कर दी, फिर कब खुलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं। तो ये बड़ा एक मामला है, तेल का खेल, लोगों की जेब में छेद। मैं एक खबर पढ़ रहा था कि अगर सबसे हाईएस्ट स्लैब जो है जीएसटी का 28% वाला, अगर उसको भी लिया जाता है, मतलब अगर पेट्रोल के दाम में हम 50-55% टैक्स दे रहे हैं, तो मतलब हम 100% टैक्स चुका रहे हैं। ठीक है, एक पेट्रोल के दाम पे 100% का टैक्स है, और 28% अगर लग जाता है तो 50, मतलब दिल्ली में पेट्रोल 56 रुपए के आसपास बिकना शुरू हो सकता है। मतलब अगर जीएसटी में आने का जो एक दिवा स्वप्न है इनका, दिन का सपना है। इसीलिए आपके शो पे जब पेट्रोल पे पहले भी बात कही थी, तो मैंने एक जानकारी देने का प्रयास किया था दर्शकों को कि केवल टैक्स नहीं है, जो बेस प्राइस है जिस पे टैक्स लगता है, उस बेस प्राइस में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आप बाहर के डॉलर वाले प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, डेली चेंज कर रहे हैं, जबकि आपकी खरीद डेली नहीं होती है ऑब्वियसली। तो ये तेल का खेल जो है ना, ये हाइड्रा हेडेड है, इसके अलग अलग आयाम है। और मतलब कोई भी अथॉरिटी इस पे सिद्धार्थ कुतर्क करने को तैयार है आपसे। हाँ। तेल के दाम पे हर अथॉरिटी कुतर्क करेगी। नहीं, साफ एक ही हमने सवाल पूछा है, हमने अधिकारियों से, मंत्रियों से पूछा है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, तो जवाब में हमें यही मिलता है कि जी बाकी डेवलपमेंट के लिए कहां से खर्चा लाएंगे, फंडिंग कहां से लाएं। तो फंडिंग लाने के सवाल यही है कि जो टैक्स बेस है वो कम है। और एक आखिरी बात, एक और जो कहना चाहूँगा, देखिए एक ऐसी स्थिति हुई है जीएसटी आने के बाद, क्योंकि जीएसटी मेरे हिसाब से तो पॉलिटिकल विल दिखाया गया कि लाना है, बट उसकी जटिलता और उसकी समस्याएं सॉर्ट नहीं की गई थी। और इसलिए जो गुड एंड सिंपल टैक्स था, जो जिसका मंशा ये थी, वो आप जानते हैं कितनी बारी हमने अमेंडमेंट्स किए हैं। और अमेंडमेंट ये दिखाता है कि जो आपने नक्शा पहले बनाया था वो परफेक्ट नहीं था, इसलिए बार बार ड्राइंग बदलते गए। आप वो फोटो याद कीजिए, वायरल होती थी उस समय। हाँ। कि एक चौराहे पे कई दिशाओं में रोड लाइट्स लगी हुई हैं, वायरल होती थी, और कहा जाता था कि जीएसटी की प्लानिंग ऐसे हो रही है। वही है। और इसी से जुड़ी हुई जो मैं बात ये कहूँगा कि हमने जो जीएसटी से बाहर केवल तेल नहीं रखा है, दूसरा बड़ा एक आपको रेवेन्यू का स्रोत है, वो है अल्कोहल। याद है जब लॉकडाउन खुला जी, दिल्ली सरकार ने क्या किया, बाकी सरकारों ने क्या किया, एक ही कोविड से सबने किया, लगा दिया, कैसे बढ़ा दिया रातों रात कि भैया लोग लाइन पे जा रहे हैं, रेवेन्यू कमाओ। लोगों ने कहा जी नहीं ये तो लोगों को लिए रोकने के लिए है, बट जो समझते हैं उन्होंने कहा नहीं भाई, इसी मौके, क्योंकि सरकारों के खुद के रेवेन्यू चौपट हो गए थे। और जो कंजम्पशन पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे दर्शक शायद इसको कितना फॉलो करना चाहेंगे मैं नहीं जानता हूँ, बट टैक्स की जो थ्योरी है उसमें ये कहा जाता है, और इतने आईआरएस और इतने टैक्स विभाग में हमारे बड़े ब्राइट लड़के लड़कियां हर साल पास होके जाते हैं, वो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझाएंगे। ये कहा जाता है टैक्स थ्योरी में कि टैक्स जो इनकम पे लगाया जाता है वो ज़्यादा इक्विटेबल है। क्यों? अगर किसी की 100 रुपये की कमाई है तो उसका 10%, और किसी की 1 लाख की कमाई है तो उसका 10%, यानी जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा टैक्स देता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो आपने कंजम्पशन शब्द बहुत एक ब्यूटीफुल वर्ड किया, गरीब है, मजदूर है, मॉल के बाहर सड़क बना रहा है, प्यास लगी, भूख लगी, बिस्कुट खरीदता है, आप उतरते हो, मैं उतरता हूँ 4 पहिया गाड़ी से, हम भी वही बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं, हम भी वही गोल्ड स्पॉट, थम्स अप, फैंटा, बाकी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। किसके जेब पे ज़्यादा मार पड़ी टैक्स की? उस गरीब के। क्या उस गरीब को हक नहीं है वो पैकेज ब्रांडेड बिस्कुट खाए?
क्या उसको कोका कोला पीने का हक नहीं है? क्या वो नॉन ब्रांडेड पिए? क्या वो सड़क के ठेले से पिए? क्या वो और टैक्स का बोझ उस पर ज्यादा क्यों उस पे ज्यादा है? दैट इज वाई इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इनइक्विटेबल। आप लग्जरी कार पे टैक्स लगाते हैं कि जी ये तो बहुत अमीर आदमी की ठीक है, टू व्हीलर कौन यूज करता है? मिडिल क्लास। इसलिए ये टैक्स थ्योरी में कहा जाता था। हमने जब इस विषय को बचपन में पढ़ा, पत्रकारिता में सीखा, बड़े अधिकारियों से बात की, तो हमें ये बताया जाता था कि डायरेक्ट टैक्स कोड और जीएसटी से, ये मैं सन 2003, 4, 5 की बात कर रहा हूँ, जब इसकी पहली प्रयास किए गए थे, वैट आया था पहली बारी, तो ये बोला जाता था कि इनकम पे टैक्स बढ़ाएंगे ताकि अमीर ज्यादा दे और प्रोपोर्शनेट हो, और कंजम्पशन पे टैक्सेस को कम रखा जाए। और जब सर्विस टैक्स आया तो सर्विस टैक्स 10% पे आया। आज लिस्ट निकाल लिए कितना सर्विस टैक्स दे रहे हैं। और सर्विस टैक्स में कई साल तक तो वकील बाहर थे टैक्स के नेट से, वो भी एक अलग चैप्टर है हमारे टैक्स के इतिहास का। तो बहुत सारे विषय हैं। बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि डिस्पाइट जीएसटी आना एक अच्छा स्टेप है, चलो कुछ तो हुआ, बट मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे साफ कहता हूं कि हमारी टैक्स पॉलिसी इतने बड़े कंट्री में, जहां पे गरीब है, मिडिल क्लास है, अमीर भी है, इतनी आवश्यकताएं हैं, इतनी नीड्स हैं सोशल वेलफेयर की, रिलीफ की, बाकी चीज़ों की, सरकार इतनी बड़ी खुद है, स्टेट, सेंटर, पंचायत, म्यूनसिपलिटी, हर लेवल पे बाबूशाही है। हमारी टैक्स पॉलिसी बिल्कुल हमारी जैसी कंट्री और इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली टैक्स पॉलिसी नहीं है। हमने कॉर्पोरेट्स को टैक्स ब्रेक दिया कुछ वर्ष पहले, बट जो टैक्स ब्रेक असल में चाहिए आम आदमी को, जो रिलीफ चाहिए, वो आज भी नहीं मिल रहा है। तो सरकारों को साफ करना पड़ेगा। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि साहब जब $19 प्रति बैरल था तब भी हम 32 रुपये टैक्स लेते थे, और आज जब इतने रुपए प्रति बैरल हो गया तब भी हम 32 रुपये ले रहे हैं। तो साहब तब क्यों नहीं कम किया? और फिर तमाम तर्क हैं कि साहब जाड़े में पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं तो इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में महंगा है, इसलिए महंगा है। जिसका सिद्धार्थ ने जवाब दे दिया कि जैसे कल महंगा था और कल का कल ही निकाल के उसको तेल खाने से निकाल के अभी गाड़ी की टंकी में डाल दिया गया। मतलब जो तर्क ऐसे हैं, इतने कुतर्कों से भरा हुआ है। और अब है नया कि राज्य कम नहीं कर रहे हैं। लगभग अगर टैक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 62-63% वो केंद्र सरकार का टैक्स होता है, बाकी बचा हुआ राज्यों का टैक्स होता है। तो राज्यों को और केंद्र को एक कंसेंसस पे आना होगा कि जीएसटी में लाएं या ना लाएं, आम आदमी की जेब पर थोड़ा बोझ कम करें। मुझे पेट्रोल भरवाने पे हर बार सोचना पड़ता है। सिद्धार्थ, अगली खबर LIC के IPO से जुड़ी हुई। LIC का IPO आने वाला है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। लगभग जो कहा जा रहा है, इसका एस्टिमेट है 12.2 बिलियन US$ का होगा। और इस पर रॉयटर्स की खबर आई है, उन्होंने कुछ भारतीय अधिकारियों से बातचीत करके एक खबर निकाली है कि साहब इसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट रोका जाएगा। ये तैयारी हो रही है, ऐसी बातचीत। 20% फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने की बात है। सिद्धार्थ, इस समय जब इंडिया को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को रोकना कितना सही है? देखिए, इसमें पहले दो चीज़ें समझिए कि इंश्योरेंस सेक्टर जो था उसमें काफ़ी समय तक हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करते थे। फिर एक समय आया कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ की, जी, मेजॉरिटी नहीं दी। हमने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी संस्था बनाई। बहरहाल लगभग 2 दशकों से इसमें ग्रेजुअली स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मुझे एक बारी एक वाकया याद है कि मनमोहन सिंह सरकार में एक प्रपोजल था जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाने के लिए एक लेवल से दूसरी लेवल तक, और प्रस्ताव बना। GOM की मीटिंग ने होनी थी, और फिर कैबिनेट में इस प्रपोजल को ले जाना था, और वो कैबिनेट की बैठक संसद भवन में थी। ओके। और हम इंतजार कर रहे थे कि बाहर आएंगे मंत्री बैठक से तो जानकारी मिलेगी। और जैसे ही उस समय के वित्त मंत्री श्रीमान प्रणब मुखर्जी, लेट राष्ट्रपति जी, जब बाहर आए तो हमने उनको पूछा कि प्रणब दा क्या फैसला हुआ? तो उन्होंने कहा इट वॉज नॉट टेकन अप। मुझे ये बात याद है, मैं खुद वहाँ पे था। सवाल ये मीटिंग का मुद्दा उठा ही नहीं। हाँ, तो इन्होंने बोला इट वॉज नॉट टेकन अप, और वो चल दिए। उतने बाद उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे वो, बहुत ज़्यादा जवाब नहीं देते थे जब तक उनका मन ना हो। तो फिर उसके बाद 2-3 और मंत्री आए। एक ने बोला कि मुझे कोर्ट मत करिएगा। वहाँ आपको ध्यान होगा जब अंदर जाते हैं संसद भवन में तो टीवी कैमराज अलाउड नहीं है, रिकॉर्डिंग की भी कोई प्रथा नहीं। आप सुनते हैं, लिखते हैं, एक विश्वास से काम चलता था उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही
ये मुद्दा आया और वो अफसर एजेंडा आइटम जो पहले से ही सर्कुलेट होता है, तो उन्होंने खुद बोला कि वी विल गो टू द नेक्स्ट आइटम। प्रणब मुखर्जी ने कहा। हाँ, तो खुद ही नहीं आने दिया। तो खैर ये एक छोटी सी स्टोरी थी, बट इस पे वापस विषय पे आते हैं। अब LIC का IPO, इतना बड़ा IPO, और इस बड़े IPO के पीछे रेवेन्यू लाने की एक प्रेशर है सरकार पे। दूसरा, जब सारी कंपनीज लिस्ट हो गई हैं, बाजार भी बढ़ेगा। आज तो आप देख रहे हैं बाजार में, शेयर बाजार में कई लोग जो हमारे आज कमाई के साधन ढूंढने के लिए वहां जाके डेली ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। कोई बुरा नहीं है, लीग ऐसी बात तो है नहीं कि केवल अमीरों के लिए शेयर बाजार होना चाहिए। तो इसमें जो चाइनीज कंपनीज को बाहर रखने की जो बात है, ये एक कंटिन्यूएशन है पॉलिसी की, जो हमने पिछले 1.5-2 साल में देखी है, जब से चाइना के साथ क्लैश हुआ है। जो मैं कहता हूँ कि एक्चुअली चाइना एक प्रकार से जो हमारे तिब्बत बॉर्डर पे आके बैठा हुआ है, और चिकन नेक वाले हिस्से पे लद्दाख में, और लद्दाख में जो एक प्रकार से हमें जानबूझ के छोटी छोटी, जिसे कहते हैं ना, तंग करने वाली जो उसकी साजिश रहती है, और पाकिस्तान के साथ चलता है। तो टिकटॉक बाहर चला गया, PUBG और जाने कितने हमने वो कर दिए पैकेजेस। आपको ये भी ध्यान होगा हमारे दर्शकों को कि बहुत सारे चाइनीज़ मनी लेंडिंग ऐप्स भी आ गए थे। वो छोटा छोटा पैसा देके लोगों को उस जाल में फंसा रहे थे, फिर 40-40 मासिक इंटरेस्ट पे प्रेशर लगा रहे थे। कुछ उसमें घटनाएं भी हुई, कुछ लोगों ने परेशान होके। तो उसी क्रम में इनको बाहर रखा जा रहा है। अब इसके लिए थोड़ी हमें कानूनी दावपेच बनानी पड़ेगी, जिसे लीगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। अभी तक जिनको हमने बाहर रखा है उसके पीछे एक सॉर्ट ऑफ एक जैसे पॉलिसी, एक एस्पेक्ट है कि हम कहते हैं कि जब जिनके साथ हमारे बॉर्डर्स टच होते हैं, ऐसे नेशंस से जो इन्वेस्टमेंट आएगी हम उसको रेगुलेट करेंगे। ओके तो वो एक अब प्रोसेस बनेगी, और जब वो हम देखेंगे जब LIC का IPO आएगा। पर एक चीज़ बताऊं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से कि ये शायद पहली बार ही ऐसा मेरी जानकारी में है, और होपफुली मैं गलत नहीं हूँगा, कि इस प्रकार से किसी शेयर बाज़ार के इशू में कहीं एक कंट्री से निवेश को रोकने का एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के कंसर्न्स पे। ये शायद पहली बार ही ऐसा होगा, और क्योंकि LIC का IPO देश का ही नहीं बट विश्व में कई बड़े IPOs में से माना जाएगा, जब भी होने वाला है तो एक बड़ी चीज़ होगी जब ये बन के आएगी बात। लेकिन सवाल वहीं पे है सिद्धार्थ कि इतना बड़ा IPO, 20% इन्वेस्टमेंट, चाइनीज इन्वेस्टर्स को आपने रीड किया होगा, फास्ट होते हैं, दे लाइक कम इन टू इन्वेस्ट इन एनीथिंग। यहाँ पर ब्लॉक करना कितना सही फैसला है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तब तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक चाइना हमारी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और अगर उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रही है, उद्योग बढ़ रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो वाई डिस्क्रिमिनेट। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये प्रिंसिपल सही आप उठा रहे हो। बट आप क्या करो उस व्यक्ति के साथ जो आपको बार बार तंग कर रहा है? देखिए, अगेन ये बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है। एज अ नेशन हमने चाइना के साथ पिछले 30 वर्ष में क्या अप्रोच रखी है? आपने कभी सुना है कि इंडिया ने डिस्क्रिमिनेट किया? क्या हुआवेई को इंडिया में काम नहीं करने दिया गया? क्या ZTE जैसी टेलीकॉम कंपनी को ऑर्डर नहीं लेने दिए गए? आज नहीं, 15-20 साल की बात कर रहा हूं। क्या लोगों के हाथ में चाइनीज फोन पे कभी रोक टोक थी? हर 10 फोन में से चाइनीज मेड कितना फोन है? कितना लोग के पास एप्पल आईफोन है? कौन अफोर्ड कर सकता है? आप आईफोन्स तक भी आपकी चाइना में असेंबल हो रहे हैं। तो चाइना के माल पे कहां रोक है? दिवाली का दिया भी चाइना से आ रहा था। आपका उद्योग खत्म हो गया, लोकल इंडस्ट्रीज, हमारी उम्र निकल गई रिपोर्टिंग करते करते। कितनी साइकिल की फैक्ट्रियां क्रमशः लाइन में बंद हो गई, जहां साइकिल के बनते थे। लुधियाना जैसा जो साइकिल का एक कैपिटल माना जाता था इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, वहां कितनी सेंग पड़ी चाइनीज प्रोडक्ट्स की। जो चीज 200 रुपए में माल बनता है वही चाइनीज 50 रुपए में बेच के चला गया। आपने उनको मार्केट फुल दिया। पटाखों का मार्केट, कितने में आपको उदाहरण दूं? पेंसिल, पेन, इरेजर, जिस बोर्ड पे, वो तख्ती पे आप एग्जाम लिखते हैं हमारे बच्चे ले जाके, वो तक सारा बन बन के आ रहा है। शिप्स में कंटेनर के कंटेनर आ रहे हैं। जब इतना खुला मार्केट था, आप बताइए ना कि एक बारी किसी चाइनीज नेशनल को इंडिया ने अरेस्ट किया?
अनावश्यक पिछले 25-30 वर्षों में? कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट को आग लगा दी क्या लोगों ने मिलके? क्या हमने जाके चाइनीज टेरिटरी में संक्रमण किया, जाके कुछ वहां प्रयास किया उपद्रव फैलाने की? क्या हमने चाइना के अगेंस्ट पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बर्मा को, थाईलैंड को और बाकी कंट्रीज लिस्ट ले लीजिए पूरी, उन जाके वहां पे हमने तंग करने का प्रयास किया? ये क्वेश्चन कोई आइडियोलॉजिकल बात नहीं मैं कर रहा हूं, ये फैक्ट है। मुझे आप काउंटर करके बताइए मैं कहां गलत हूं। नहीं, आप एकदम सही अपनी जगह सिद्धार्थ, मेरा यही और एक आखिरी बात मुझे बताइए, झूला कहां झुलाया? महाबलीपुरम कौन लेके गया? खातिरदारी भी की। अब क्या करें? धड़ धड़ काट के दे दें उनके हाथ में? आपकी बात एकदम सही है, एकदम सही है, लेकिन यहां पे मेरे दो कंसर्न्स हैं कि हेज फंड्स, अब हांगकांग से इन्वेस्टमेंट आ रहा है मान लीजिए, इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे हेज फंड्स हैं, हेज फंड्स की मॉनिटरिंग कैसे होगी? अगर की जा रही है। आपका सवाल बहुत अच्छा, आपने तकनीकी सवाल पूछा है एंड ये आपने अच्छा पूछा। देखिए सेबी कहां से फंड आ रहा है, अब नियम टाइट कर दिए गए हैं, केवल चाइना को लेके नहीं, ये नार्को फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग को लेके कई सालों से प्रयास किया जा रहा है, आज नहीं पिछले 10-15 साल से प्रयास किया जा रहा है। और जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने ओरिजिन ऑफ फंड्स, आपको याद होगा एक बड़ा रूट होता था मॉरिशस का बड़ा एक जिक्र होता था, और जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 2000 से 2004 में उसमें बहुत प्रयास किया गया, मॉरिशस ने कहा मत करिए। अब मॉरिशस के रूट को काफी हद तक प्लग कर दिया गया है, और काफी जैसे हमारे को ही हमारे कारोबारी भी कहते हैं कि भाई साहब अब तो टैक्स बचाने का कोई है ही नहीं, हर चीज में पैन लग रही है, जीएसटी नंबर लग रहा है। इसी प्रकार फॉरेन इन्वेस्टर्स पे भी जो ऐसे संदिग्ध टाइप के हैं उन पे काफी स्क्रू ड्राइवर टाइट है। बट जैसे आपने देखा 2 कंटेनर में टेल्कम पाउडर के बहाने हीरोइन आ रहा था, इतने लाखों कंटेनर आते। आई होप मॉनिटरिंग सख्त हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अगर ये बैन है तो ये एक और सिंबोलिज्म का इवेंट बन के रह जाए। एक टिकटॉक बैन किए जा रहे हैं, एप्स बैन कर रहे हैं, कैम स्कैनर टाइप के ऐप बंद हो रहे हैं, पबजी बैन हो गया। एक सिंबोलिज्म, प्रतीकवाद नहीं चाहिए। यहीं पे हम लोग 2-3 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा सिद्धार्थ, कि चाइना से ट्रेड हमारा बढ़ा है पिछले साल की अपेक्षा में। आपको याद होगा 4 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया और चाइना का ट्रेड बहुत बढ़ा है, इंपोर्ट बहुत बढ़ा है इंडिया का चाइना से। हम डिपेंडेंट है। तो हमें सिंबोलिज्म में नहीं उतरना होगा। आई जस्ट वांट कि मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं अपने एंड पे कि प्रतीकवाद जो होता है ना, प्रतीकवाद की राजनीति, अगर हम उस चेतना को हम पोसते रहें। बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप जो ये कह रहे हो, और मैं बिल्कुल 100% मानता हूं कि ये तो आपने चलिए एक सिंबॉलिक दे दिया, एलआईसी में पैसा नहीं लगाने दूंगा, ठीक है, देश की कंपनी है, देश के लोगों का इंश्योरेंस का खून पसीने की कमाई है, तुमको उससे प्रॉफिट आपने अपने आप कितना प्रोडक्शन इंपावर किया। आपको अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रांग करना है। यहाँ बिस्कुट बनाने वाले को, छोटे छोटे प्लास्टिक के मग बाल्टीन बनाने वाले को आपने सपोर्ट देना पड़ेगा। इसीलिए बात वहीं जुड़ के आती है, टैक्स रेट कम करनी पड़ेगी, बिजली का कॉस्ट कम करना पड़ेगा, बढ़िया सड़क देनी पड़ेगी, ताकि जो उद्योग है वो कुछ बना पाए, नौकरी दे पाए। सरकार को लोगों के घरों तक पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो भैया ये था हमारा आज का खर्चा पानी और आज की बहस। आपको कैसा लगा? बहस में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया? आपको कहाँ कहाँ लगता है कि ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, ज़्यादा डेटा चाहिए, ज़्यादा तथ्य चाहिए, वो भी हमें बताइए। आपको कोई सवाल उपज रहे हों वो भी पूछिए, हम उसका भी जवाब देंगे। सब कुछ के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ललन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।